नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। जैसा कि आपने इससे पिछले टॉपिक्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के बारे में अंतर समझ लिया था। अब उनको बारी बारी से हमने देखना है, जिसमें हमने ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के बारे में पिछली क्लास में देखा था और इस क्लास में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को पढ़ेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसके आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वह 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा और कुछ सेवरल हंड्रेड मेगा हर्ट्ज तक की मिलती है। क्योंकि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसलिए इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम जो एक फीडबैक नेटवर्क लगाते हैं, वह फीडबैक नेटवर्क एल और सी कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो जो आपका एक सिंपल सा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, उसका एक सर्किट यहाँ मैंने दे रखा है। इस सर्किट का जो फीडबैक नेटवर्क होता है, क्योंकि वो एल और सी नेटवर्क से मिलके बना होता है, तो इसलिए इसमें एल और सी के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के द्वारा हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि कुछ मेगाहर्ट्ज़ तक की हो सकती है। और इनकी ओरिएंटेशन के बेसिस पर, जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर एक बेसिक एम्पलीफायर है। आपका बेसिक एम्पलीफायर हो गया ए वी, और उसके अंदर हमने लगा रखा है एक जिसको कि ये हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, ये है आपका फीडबैक नेटवर्क। ये आपका बेसिक एम्पलीफायर हो गया, ये आपका फीडबैक नेटवर्क हो गया। तो इसका आउटपुट जो भी आ रहा है वो इसके इनपुट में जाएगा, इसका इनपुट जो आएगा वो होगा वी एफ, और ये वापस इसके इनपुट में जाएगा। तो हमने बाहर से कोई सिग्नल नहीं लगा रखा है, हमने इसी एम्पलीफायर के आउटपुट को वापस फीड करवाया है इसके इनपुट पर। तो ये आपका कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, और इसमें भी ये कौन सा है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसके अंदर भी दो प्रकार के ऑसिलेटर हैं, हम इसको पढ़ेंगे बारी बारी से। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर आपको समझ में आ ही गया होगा, एल और सी से मिलके बना होता है। क्योंकि एल और सी जो है जनरली इसको हम टैंक सर्किट भी कहते हैं। एल कंपोनेंट्स जो होते हैं जिससे कि ये फीडबैक नेटवर्क बना हुआ है, इसको हम टैंक सर्किट भी कहते हैं। इस एल और सी की डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट जो है फ्रीक्वेंसीज मिलती है आउटपुट में। अब इसके दो प्रकार हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के दो प्रकार है, एक है कॉलपिट, दूसरा है हार्टले, जो आपके कोर्स में है। वैसे तो और भी होते हैं। तो कॉलपिट ऑसिलेटर और हार्टले ऑसिलेटर एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉलपिट ऑसिलेटर के जो जो फीडबैक नेटवर्क है, जो आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें X1 X2 और X3, ये बेसिकली जो एल और सी कंपोनेंट है। बस आपको एक चीज़ यहाँ जो समझनी है वो ये कि X1 X2 ये दोनों सेम प्रकार के कंपोनेंट है। अगर ये दोनों सेम है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका L है, यानी L1 और L2, ये भी L1 हो गया और ये L2 हो गया, तो ये सेम हो गया, तो नीचे वाला हो जाएगा C। ठीक है। और अगर इसका उल्टा कहें तो इसका उल्टा ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा L। तो ये एक दूसरे प्रकार का ऑसिलेटर हो गया। तो जो कॉलपिट है और जो हार्टले है उसमें बस यही अंतर है, बस कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। अगर ऊपर C1 और C2 और नीचे L है तो ये आपका कॉलपिट ऑसिलेटर हो गया, और अगर इसका उल्टा है कि ऊपर दोनों L1 L2 और नीचे C है तो ये आपका हार्टले ऑसिलेटर हो जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इन C1 C2 और L या L1 L2 C के वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, और फेज शिफ्ट हमेशा 180 डिग्री होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको मिलेगा, क्योंकि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज़ आता है जनरली। 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ हो रहा है, और ये फीडबैक नेटवर्क भी क्या करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। आपको पता है ना, एल और सी जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरह से हम लेते हैं कि वो भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करे, तो ओवरऑल 360 डिग्री का आपको फेज शिफ्ट मिलेगा यहाँ भी। और जो जो कंडीशन है जो पॉजिटिव फीडबैक की, वो फुलफिल होती हुई यहाँ पर आपको मिले, क्योंकि
पॉजिटिव कंडीशन की फुलफिल कंडीशन ये है कि जो फीडबैक सिग्नल इनपुट में आ रहा है वापस वो 360 डिग्री के साथ ऐड होना चाहिए, तो वो आपका पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि कॉलपिट ऑसिलेटर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में ये दो दे रखे हैं, हार्टले और कॉलपिट। तो कॉलपिट ऑसिलेटर को हम पहले देखते हैं। तो कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए ये जो मैंने फिगर ए बना रखा है, ये एक जनरल डायग्राम है जो कि दोनों के लिए यूज़ आता है। आपको याद रखना है X1 X2 और X3 एल और सी कंपोनेंट है। ये डायग्राम जो है वापस नीचे इसी का एक अच्छा रूप आएगा। ये ब्लॉक डायग्राम है ना। इसको हम डिटेल्ड में देखते हैं नीचे एक डायग्राम से। और देखो एक चीज़ और याद रखना कि X1 X2 और X3 जो है ये क्योंकि टैंक सर्किट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2 पाई रूट LC, जहाँ L और C जो है इनकी वैल्यू हम ऑलरेडी डिसाइड करके जितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमें चाहिए वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। बात करते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर की। एग्ज़ाम में अगर आपको कॉलपिट ऑसिलेटर और ये सब लिखना हो तो आपको इसकी थ्योरी ज़रूर लिखनी चाहिए। ये डायग्राम आप बनाएंगे सबसे पहले, तो इस डायग्राम को बनाने के बाद में इसकी जो थ्योरी है, जिसमें कि हमने अभी बताया कि एल और सी मिलकर एक फीडबैक नेटवर्क बनाते हैं और ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है एल और सी की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और साथ में जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है वह भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट करता है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल जो यहाँ लगा रखी है वो स्मूथली जो है आउटपुट आपको देती है बिना किसी लॉसेस के। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, इससे आपके मार्क्स अच्छे होंगे। सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस ही सफिशिएंट नहीं होती एग्ज़ाम में। तो कॉलपिट ऑसिलेटर को पढ़ते हैं। तो जो मैंने अभी भी एक ब्लॉक डायग्राम आपको बताया था ऊपर, उस ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पर हम प्रैक्टिकली जो सर्किट है उसके रूप में देख रहे हैं। तो एक सर्किट जिसके अंदर की एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर दे रखा है, और नीचे जो है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आपका है टैंक सर्किट या फीडबैक नेटवर्क। तो यहाँ से सिग्नल हम इसमें एंटर करा रहे हैं और यहाँ से फीडबैक करा रहे हैं, और यहाँ से वापस ये सिग्नल आउटपुट में जा रहा है। तो एक सर्किल बनता है जिसमें कि साइकिल बनता है जिसके अंदर 360 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको मिल रहा होगा। तो इसकी एनालिसिस करते हैं हम। तो एनालिसिस में हम क्या क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये बीटा जो वैल्यू है फीडबैक नेटवर्क की वो क्या है, वोल्टेज गेन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इस बेसिक एम्पलीफायर कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं एसी एनालिसिस, तो हम इस सर्किट को रिप्लेस करते हैं इसके एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट से। वो चीज़ मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में बताई थी। तो आगे ये जो है एच पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ बनाएंगे, जो आप यहाँ से देख सकते हैं ये मैंने किस तरह से बनाया है। इसको हम इस पे आएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं। तो कॉलपिट ऑसिलेटर की मैंने थ्योरी में आपको यहाँ सब बता रखा है कि किस प्रकार R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट का काम करता है, जो क्यू पॉइंट को सेट करता है। RE और CE जो ये अपने जो है बाईपास कैपेसिटर है ना। और जो ये DC जो होती है सर्किट की उसको ब्लॉक करता है, और आउटपुट से कोई DC इनपुट में नहीं जाती, यानी कि बाहर से कोई DC अंदर नहीं आती, अंदर की DC बाहर नहीं जाती। ठीक है, ये आपका जो है कैपेसिटर का काम है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल जो होती है वो लोड रेजिस्टेंस RC की जगह हमने लगाई है। और ये सिग्नल को देखो, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल का एक बहुत अच्छा यूज़ है वो यही कि DC पावर सप्लाई जो है उसकी DC को अंदर नहीं जाने देता, अंदर की DC को बाहर नहीं आने देता। तो इसका एक बहुत अच्छा यूज़ है, लोड रेजिस्टेंस का भी ये काम कर लेता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब इसके ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशन में भी आपने जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी है कि भाई किस प्रकार से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये होता है, वो सब इसके बारे में यहाँ पर हमने दे रखा है। अब इसकी एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस या एसी एनालिसिस कहें या स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कहें, तो वो हम यहाँ से करेंगे। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपल सा एक डायग्राम याद रखना है और उस डायग्राम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, और उस सिंप्लीफाई डायग्राम से ही हमारे सारी कैलकुलेशन ईजिली निकल के आएगी। तो जो आपको सबसे पहला डायग्राम जो दे रखा है उसको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, और बहुत ही ईजी डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये सिंपल सा आपका फीडबैक नेटवर्क है। अब बचा क्या, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक जो ब्लॉक है ये आपका बेसिक एम्पलीफायर है। बेसिक एम्पलीफायर का ये जो सर्किट है एच इक्विवेलेंट सर्किट, वो आपको समझ लेना है कि यहाँ इसके इनपुट पर एक इनपुट रेजिस्टेंस है, और आउटपुट पर जो इसके हैं वो HFE IB जो हम लिखते हैं ये आउटपुट करंट है। इतना ही होता है।
और नीचे फीडबैक नेटवर्क तो आपको बनाना ही है, तो इसको बस ये जोड़ना है ग्राउंड की लाइन से, और इसका ये वी आई इनपुट हो जाएगा। यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा जो हम यहाँ पर इसके वापस इनपुट पे लगा रहे हैं, और यहाँ से वी एफ मिलेगा, ये वापस इसके इनपुट में फीड होगा, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सर्किट से ये सर्किट बनाएंगे, दूसरा वाला दूसरे से तीसरा बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि आप ये कर पाएंगे। कोई ज़्यादा विशेष इसके अंदर हेडेक की ज़रूरत नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ इस डायग्राम में याद रखनी है, वो है पॉइंट जो मैंने शो कर रखे हैं, वो ये है 1 2 और 3। ये आपका 1 2 और ये 3, इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी की पोजीशन के अनुसार मैंने सारे डायग्राम रिप्लेस करके बनाए हैं। तो पहला जो आपको दे रखा है डायग्राम, इसके अंदर 1 2 3 जो है, 1 और 2 के बीच में आपने C1 जोड़ रखा है, और 2 और 3 के बीच में आपने C2 जोड़ रखा है, और 1 और 3 के बीच में आपने इंडक्टर कॉइल L जोड़ रखी है। और इसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में हमारा HIE जुड़ा है, ये वाला पाथ जो है। और इसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में हमारा HFAI भी जुड़ा है, ये वाला पाथ। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए, मैं जो दूसरा डायग्राम बता रहा हूँ फिगर 2, आप खुद ही इसकी एनालिसिस करके देखिए कि मैंने ये डायग्राम बनाया जो सही बनाया कि नहीं बनाया। आपको मैंने अभी बताया कि 1 और 3 के बीच में मैंने एल जोड़ रखा है, तो देखो यहाँ से ये है पॉइंट, ये आपका जो है ये है आपका ए फर्स्ट, ये थर्ड पॉइंट। इसके बीच में देखो मैंने ये इंडक्टर कॉइल जोड़ रखी है, ये आपकी इंडक्टर कॉइल हो गई, ये सही है। अब 1 और 2 के बीच में C1 जुड़ा हुआ है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में देखो C1 जुड़ा हुआ है, ये रहा। 2 और 3 के बीच में C2 जुड़ा है, तो 2 कहाँ है आपका, ये 2 ग्राउंड वाला, और इसके बीच में ये 2 और 3 के बीच में C2 जुड़ा, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में ये वाला पाथ जुड़ा HIE, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, तो इसके बीच में ये HIE जुड़ा है। और इसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में HFAI भी, तो ये जुड़ा। तो कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब इससे भी हमने और सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया। देखिए 2 जो है वो एक ग्राउंड वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो 2 है, या नोड कहें 2, वो है ग्राउंड का, तो उसको हमने कॉमन लिया, कॉमन लाइन बनाई उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कॉमन लाइन बनाई है, तो ये आपकी कॉमन लाइन बन गई 2 और, तो 2 जो है आपकी हो गई कॉमन लाइन। अब फिर से देखो 2 और 3 के बीच में दो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, C2 और HFAI भी। तो देखो 2 और 3 के बीच में HFAI भी तो हमने जोड़ा ही है, और 2 और 3 के बीच में C2 भी देखो जोड़ा है, और 2 के रिस्पेक्ट में ही दो कंपोनेंट, यानी 2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से चार चीज़ें, पांच चीज़ें जुड़ी हुई है, नहीं सिर्फ चार चीज़ें जुड़ी हुई है ना, बाकी तो 1 और 3 के बीच में L जुड़ा हुआ है, वो बात की बात है। तो पहले हम ये देखें कि 2 के रिस्पेक्ट में चार कंपोनेंट जुड़ेंगे, तो वो कैसे जुड़ेंगे। तो 2 और 3 के बीच में हमने HFAI भी जोड़ा, C2 जोड़ा, और 3 जो आ रहा है आपका 3, पॉइंट नंबर 3 में C2 और पॉइंट नंबर 3 और, सॉरी, पॉइंट नंबर 2 और 1 के बीच में C1 और HIE। देखिए कैसे किया, 2 जो है आपका ग्राउंड पे है, तो 2 के ऊपर दो कंपोनेंट निकाले हमने, C1 और HIE। ये आपका C1 निकला, ये आपका HIE निकला, तो C1 और HIE का दूसरा सिरा 1 से जुड़ा है, तो 1 ये रहा। अब 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में ये पूरा L जुड़ा है, तो 1 और 3 के बीच में L जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच में L जोड़ दिया, तो ये 1 और 3 के बीच में L जुड़ गया। बड़ा सिंपल है। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके अलग से समझते हैं। ये डायग्राम फाइनल डायग्राम, जैसे कि हमें हमारी कैलकुलेशन करनी है। इस डायग्राम में देखें कि जो आपका HIE है उसके अक्रॉस VI लग रहा है, तो ये VI हमने यहाँ समझ ही लिया था कि VI कहाँ लग रहा है, HIE के अक्रॉस VI कहाँ लग रहा था। इस डायग्राम में देखो ये जो आपका VI है, ये कहाँ लग रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में HIE पे तो लग रहा है ना। तो यहाँ पर HIE के रिस्पेक्ट में VI लग रहा है, और लोड जो है, लोड हम कहाँ ले रहे हैं, आउटपुट कहें या लोड कहें, वो कहाँ ले रहे हैं, वो ले रहे हैं जो पॉइंट नंबर 3 और 2 है उसके बीच में, है ना। VO कहाँ लग रहा है, VO कहाँ लग रहा है, VO 2 और 3 के बीच में लग रहा है, तो 2 और 3 के बीच में लग रहा है, तो यहाँ 2 और 3 के बीच में हमने क्या किया,
देखें आप 2 और 3 के बीच में आउटपुट शो किया है हमने, वी ओ, वी आई हो गया, वी ओ हो गया। अब वी आई से देखने पर हमें इनपुट मिलता है, तो वी आई के जस्ट सामने जो रजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से देखने पर, ये देखिए कि जब भी हम, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये मेरा वी आई है, तो जहाँ वी आई होगा वहाँ जेड आई होगा। यानी कि इनपुट अगर यहाँ लग रहा है तो यहाँ से देखने पर इनपुट इम्पिडेंस आएगा, तो वो हो गया जेड आई। अब आउटपुट कहाँ आ रहा है, मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। अब आउटपुट कहाँ आ रहा है, तो आउटपुट आ रहा है यहाँ और यहाँ के बीच में, इस पॉइंट पर। तो यहाँ से देखने पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट रेजिस्टेंस कहें, जेड ओ कहें या जेड एल कहें, ये मिलेगा। ठीक है। और बाकी जो कंपोनेंट बचे हैं आपके, 3 कंपोनेंट सी वन, एच आई ई और एल, ये जेड वन, जेड टू, जेड थ्री हो जाएगा आपका। क्योंकि ये डायग्राम हमने कहाँ से बनाया था, ये डायग्राम हमने एक ब्लॉक डायग्राम से बनाया था, ये वाला जो फिगर ए है। एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री रिएक्टिव है, रिएक्टिव कंपोनेंट है, तो इसको जेड वन, जेड टू, जेड थ्री भी लिख सकते हैं। तो जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, तो यहाँ पर जेड वन, जेड टू, जेड थ्री जो आ रहा है आपका, वो ये है कि जेड वन हो जाएगा आपका एक्स वन के बराबर, जिसको कि 1/j ओमेगा C1 लिखेंगे। एक्स टू या जेड टू जो हो जाएगा 1/j ओमेगा C2 हो जाएगा, C1 C2। और एल जो है वो हो जाएगा एक्स थ्री इक्वल टू जेड थ्री इक्वल टू j ओमेगा L। ओके। तो ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री की जगह जेड वन, जेड टू, जेड थ्री हमने लिखा है ताकि सिमेट्री बनी रहे जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो आपका ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। अब अपना काम सिंपल हो गया है। तो हमें बस ये फार्मूला, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि जो करंट गेन है और जो वोल्टेज गेन है उसके बीच में एक रिलेशन है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ए वी इक्वल टू होता है माइनस का HFE RL/HI E, या RI। तो ये फार्मूला हमने लिखा, ये फार्मूला आपको डायरेक्ट लिखना है। तो वोल्टेज गेन हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है। और जो फीडबैक फैक्टर है बीटा, वो क्या होता है, VF/VO। फीडबैक यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज फीडबैक नेटवर्क के केस में क्या होता है, VF, और इनपुट वोल्टेज क्या है, VO, जो यहाँ से दिख रहा होगा ना आपको। इस नेटवर्क के लिए ये इनपुट हो गया VO और ये हो गया आउटपुट वोल्टेज VF। ठीक है। तो यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा, VF/VO। अब बीटा VF/VO, VF इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 1 है वो देखो सीरीज में जुड़ रहा है, VI HIE ये सब। तो इसका मतलब क्या, VF वही होगा जो VI है। तो जहाँ VF आ रहा वहाँ VI लिख दिया। और VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1ZI। VI इक्वल टू I1ZI, ये कहाँ से आया, ये आप फिगर नंबर 3 देखो, फिगर नंबर 3 यानी कि ये VI, ये रहा। VI देखने से क्या आएगा, यहाँ जो भी करंट आ रही थी I1 × ZI, तो I1 × ZI। इसी प्रकार से VO कहाँ पर है भाई, ये रहा VO देखने पर यहाँ से, तो ZI, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम करके, VO जो है वो क्या है, VO हो जाएगा आपका I1, करंट तो I1 रहेगी, लेकिन जो अब रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस जो Z लिखते हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ZI, C1 और HI का पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसका सीरीज कॉम्बिनेशन Z3 के साथ में। देखो ये रेजिस्टेंस और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज में हो गया, एक तरह से ये इस तरह से हो गया, एक ये हो गया और दूसरा कुछ इस तरह से है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और ये। तो अब क्या हुआ, इसको R1 मान लो और इन दोनों को हम लिख देते हैं RF, सब थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो ये दोनों अब क्या हो गए, सीरीज में हो गए, ये और दोनों सीरीज में हो गए। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन वो हो गया RF, और ये RF RI के सीरीज में हो गया। तो इस तरह से हमने ZI/ZI+Z3 लिखा। अब जहाँ जहाँ ZI आ रहा है वहाँ तो हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड में मैंने लिखा होगा। तो ZI का मतलब Z1 और HIE का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको यहाँ क्या करना है कि जहाँ पर ये Z1, Z2, Z3 और या ZI लिखा है, इन सब की वैल्यू आपको ऊपर डायग्राम में दे रखी है, वहाँ से लेनी है और कंडीशन लगानी है ऑसिलेशन की। वो क्या है, बीटा AV = 1। तो बीटा
की वैल्यू हमने यहाँ जस्ट ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 2 में। ए वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इक्वेशन आपको मिलेगी सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 के रूप में। इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर Z1 Z2 Z3 की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम यहाँ पुट करेंगे, ऊपर वैल्यू मैंने लिख रखी है। अब वैल्यू पुट करने के बाद में फिर हमें ये इक्वेशन मिलेगी 4। इस इक्वेशन 4 में देखो लेफ्ट साइड में रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म आ रही है, राइट साइड में जीरो आ रही है। तो रियल टर्म को जीरो रखेंगे, इमेजिनरी टर्म को जीरो रखेंगे, 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम इससे जो वैल्यू मिलेगी वो ये है। अगर मैं इमेजिनरी टर्म के लिए करूँगा तो मुझे इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी, यानी फ्रीक्वेंसी मिलेगी 1/2 पाई रूट में L C1 C2/C1 + C2। तो ये फ्रीक्वेंसी वो है जो कि फीडबैक नेटवर्क द्वारा डिसाइड होगी। तो इनकी L C1 C2 की वैल्यू अलग अलग जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसी प्रकार से रियल टर्म को इक्वल करेंगे जीरो के तो आपको इक्वेशन नंबर 7 मिलेगी, यानी HF = C2/C1। तो C2 और C1 की वैल्यू जो भी आप रखोगे उसके अनुसार HF डिसाइड होगा। अगली क्लास में अब हम पढ़ेंगे हार्टले ऑसिलेटर। फिलहाल अभी इतना ही।